हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेरी यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। देखो, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि कैसी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता, क्यों करता है, क्यों नहीं करता, इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग केसी आपके बुक में नहीं, लेकिन एमसीक्यूज तो आते हैं। फिर क्या करोगे? देखो, केसी डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ये तो आपके बुक में वाज़िह लिखा है, स्टेटमेंट है कि केसी डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सही, इस पे डिपेंड नहीं करता। मैं क्रॉस लगाऊंगा, डिपेंड नहीं करेगा। स्वाद लगाऊंगा, डिपेंड करेगा। सही। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सर अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता तो एक्टिव मास भी नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब होते हैं, तो इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। गलत हो गया भाई बेटा। लॉ ऑफ मास एक्शन है, वो तो बता रहा है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। एक्टिव मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वो तो आपको बता रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता कि कितना है, इस पे डिपेंड नहीं करता। उसमें कितना एक्टिव है, कितना रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसे एक्टिव मास कहता है। अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 एक्टिव है, तो इस 2 पे रेट डिपेंड करेगा, क्योंकि वो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अगर हमारे पास इनिशियली 1000 मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर भी वो 2 हिस्सा लेता है, तो उस पर डिपेंड करेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन अब ज्यादा है, 1000 है, लेकिन एक्टिव सिर्फ 2 है। अब अगर एक्टिव 3 हो गए तो एक्टिव पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन एक्टिव मास के लिए है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक्टिव मास किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन पर डीएम क्यूब इसका एक्टिव मास। सो हम एक्टिव मास कहते हैं, तो एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। सर बहुत बढ़िया, समझ में आया। कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा या नहीं? कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को तेज करेगा और इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, तो इस पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर पे डिपेंड करेगा या नहीं? तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, अगर हमारे पास गैसियस इक्विलिब्रियम है, क्या है? गैसियस इक्विलिब्रियम है। तो गैसियस इक्विलिब्रियम में आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गैलू सिकला, तो फिर डिपेंड करेगा। लेकिन आपके बुक में लिखा है कि डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए लिखा है कि उनके सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक नहीं। प्रेशर आप इंक्रीज करें, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम और टेम्परेचर वही सेम होगा, तो इसलिए उसने उन सॉलिड और लिक्विड के बेस पे लेकर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन आपने याद रखें, क्योंकि आप लेजेंड हो, आप साइंटिस्ट हो, प्रेशर पे डिपेंड करेगा। किस केस में? अगर वो इक्विलिब्रियम हमारे पास गैसियस केस में एस्टेब्लिश हुआ है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे, तो उसको आंसर दो कि गैसियस केस में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेगा। जिस तरह के हमारे पास कुकर में होता है, हम जब कोई चीज पकाते हैं तो हम ढक्कन को कंप्लीटली टाइट करते हैं, फिर उसमें प्रेशर डेवलप होता है। डेवलप होता है तो हमारे पास उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और हमारे पास जो गोश्त है वो जल्दी पकता है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से टेम्परेचर बढ़ेगा। सही। तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा किस केस में? गैसियस इक्विलिब्रियम में। अगर गैसियस इक्विलिब्रियम है तो डिपेंड करेगा। अगर सॉलिड वाला है या लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम है तो फिर इस केस में डिपेंड नहीं करेगा। ये आपको याद होना। अगर जर्नल एमसीक्यूज आ जाए कि केसी प्रेशर पर डिपेंड करेगा या नहीं, तो फिर आप ऐसा समझे कि वो एमसीक्यूज आपके बुक के स्टेटमेंट से लिए गए हैं, तो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। सॉलिड, लिक्विड और यहाँ पे सिर्फ गैस है, तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, डिपेंड नहीं करेगा। अपने याद रखना है। सही। किसी को बताना नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करो, बस सिर्फ याद रखो, मैच्योर रहो। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं? एग्जैक्टली टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। सर कैसे करेगा? देखो, टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, तो हमारे पास केसी चेंज होते हैं। अब ये बात भी याद रखो कि हमारे पास टेम्परेचर की बुनियाद पे रिएक्शन 2 टाइप है। रिएक्शन के कितने टाइप है? रिएक्शन के 2 टाइप है। क्या है सर? एक हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा हमारे पास होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो है ना, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केसी ज्यादा होगा, मोर केसी होगा। क्या होगा? मोर केसी। जितना रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक है उतना केसी ज्यादा होगा। जितना रिएक्शन ज्यादा एंडोथर्मिक है उतना लेस केसी होगा। तो इस केस में केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी घटेगा। इसका मतलब ये है कि एंडोथर्मिक में आपसे ज्यादा हीट मांगता है वो रिएक्शन, तो उसका केसी कम होगा दूसरे रिएक्शन के मुकाबले में जो कम हीट मांगता है। इसका मतलब यही है। ये जस्ट ट्रिक्स है, ऐसा नहीं कि बस आप कहो कि बस सर ने लगा दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका हीट बढ़ाओ, ऐसा होगा नहीं। जितना हीट ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा, आपसे ज्यादा मांगेगा, तो उसका केसी कम होगा।
जितना आपको ज्यादा हीट दे रहा है तो उतना वो रिएक्शन का केसी ज्यादा होगा। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि द केसी इज लार्ज फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी तो एक्सोथर्मिक होता है ना, तो स्पॉन्टेनियस के लिए और एक्सोथर्मिक के लिए दोनों के लिए लार्ज होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मेजॉरिटी केस में एक्सोथर्मिक होता है। वो रिएक्शन जो खुद ब खुद वाक़ होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है तो एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक है। तो स्पॉन्टेनियस, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब ये है कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक है, तो इस रिएक्शन का केसी लार्ज होगा। केसी क्या होगा? लार्ज होगा। इसमें खुदा जहान का एमसीक्यूज है, कंसेप्ट सिर्फ क्लियर करो, फिर एमसीक्यूज आप खुद ठीक करोगे। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। अब देखो, अब केसी के यूनिट्स पे अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, तो वो भी आसान है। देखो, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, मैं इसको बैठा दूं, इसमें प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट के, तो यूनिट कैसे होगा? अगर प्रोडक्ट इक्वल है रिएक्टेंट्स के, फिर कैसे होगा? मुकम्मल आसान है। कैसे सर? मैं बता रहा हूं ना, आपका सर जिंदा है। देखो, इस रिएक्शन में N2+3HO2 गिव 2NH3, इसका कैसे लिखो सर? ऐसे लिखूंगा, NH3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय N2H2 ये 3 हो गया, ऐसे लिखूंगा। एग्जैक्टली आपने लिख दिया। अब इसका यूनिट लिखो सर, आसान है, मोल पर डीएम क्यूब, इसका एग्जैक्टली बेटा, और इसका क्यूब डिवाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब, और फिर यहां पे मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, और यहां पे क्यूब। अब ये स्क्वायर है, तो ये मोल पर डीएम क्यूब, यहां पे 3 मोल पर डीएम क्यूब है। इसका मतलब ये कि 3 बार लिखो, तो मतलब ये कि ये इसके साथ खत्म हो गया। मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब लिख दिया, तो 1 डिवाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब। सही। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाय मोल और डीएम क्यूब, ये मैं इस तरह लिख सकता हूं, एग्जैक्टली सर लिख सकता हूं। लेकिन यहाँ पे 1 ओवर ये है, तो मैं इस तरह लिखूंगा, ये ऊपर जाएगा, जो पॉजिटिव है यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब है, और ये 2 है तो स्क्वायर बन जाएगा अगेन। सही है, तो यहाँ पे मोल स्क्वायर और ये -6 होगा। सही है ना? आसान है, वेरी गुड। तो 1 ओवर मोल स्क्वायर डीएम क्यूब, तो जब ऊपर जाएगा जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर पॉजिटिव लिखते हैं या नहीं आपकी मर्जी, तो ये यूनिट होगा। यूनिट कैसे निकालना है? इंतहाई आसान है। अब इस रिएक्शन में यूनिट क्या होगा? H2+I2 गिव 2HI। इस केस में देखो, आप सबसे पहले गिन लो, रिएक्टेंट्स इक्वल है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इक्वल है रिएक्टेंट का, तो इस केस में नो यूनिट, इस केस में यूनिट नहीं होगा। आसान ट्रिक है, याद रखो, जरूरत भी नहीं है लिखने की, जरूरत भी नहीं। डायरेक्ट ऑप्शन में देखो, नो यूनिट लिखा है, नो लिखो, नन ऑफ दीस लिखा है, नन ऑफ दीस करो, क्योंकि यूनिट इसका नहीं होता। सर प्रूव करो, प्रूव करता हूं। मोल पर डीएम क्यूब इसका, ठीक है, कितना है? 2 है, डिवाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब 1 के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, 2, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिखूंगा। आसान है, एग्जैक्टली, दोनों एक दूसरे के साथ खत्म, कुछ भी नहीं आता, नो यूनिट। अब अगर ऐसे आ जाए सर, ऐसे आ जाए, PCl5 गिव PCl3 प्लस PCl प्लस Cl2, ये दे रहा है, इसका क्या यूनिट होगा? इंतहाई आसान है। देखो, 2 प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है, तो 2 डिवाइड बाय 1 बनता है। सही है, एक रिएक्टेंट का यूनिट एक प्रोडक्ट के साथ खत्म हुआ, तो एक प्रोडक्ट बच गया, तो मतलब यूनिट सिर्फ मोल पर डीएम क्यूब हो। इससे आसान तो नहीं कर सकता ना। अब एमसीक्यूज आते हैं, टाइम भी शॉर्ट होता है, तो डायरेक्ट ट्रिक्स पे काम करो। अगर आप सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा मांगेगा। सही, इसका यूनिट बताओ शाबाश, इसको मिटा दो, चलो मिटाता हूं। इसका यूनिट बताओ शाबाश, CH4 N2O2 गिव CO2 प्लस H2O। बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे? तो 2H2O हो गए, और आपके पास CO2, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और ये तो बैलेंस हो गए, 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, बैलेंस हो गए 4 हाइड्रोजन। इसका यूनिट बताओ शाबाश, सर आसान है। देखो, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट इज इक्वल टू Kc है ना, प्रोडक्ट कितना है? 1 2 3, सही है, तो इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2 और 1 3, मतलब इज इक्वल टू 1। 3 के साथ कैंसिल, तो 1 ना लगाओ, मतलब ये कि एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ, मतलब दूसरे, तो मतलब लगाओ नो यूनिट, इसका नो यूनिट आता है। ऐसा नहीं कि इससे 1 आ गया और मोल पर डीएम क्यूब लगा दे, नहीं, 3 यूनिट अपर भी है, लोअर भी है, तो 3 यूनिट्स प्रोडक्ट का, 3 यूनिट रिएक्टेंट का इसके साथ बढ़ गया, तो मतलब ये कि नो यूनिट आते हैं।
एग्जैक्टली इसका यूनिट बताओ शाबाश। SO2 प्लस O2 गिव SO3। अब इसको बैलेंस करो तो 2 आता है 6 और 4 4 6। इसका यूनिट बताओ सर। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे 2 मोल है डिवाइड बाय रिएक्टेंट 1 एंड 2 3 है, तो 2 यूनिट इसके साथ खत्म हो गया, तो मतलब 1 डिवाइड बाय नीचे 1 यूनिट बन गया और वो हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब हो गया। सही है। अब ऐसा अगर आ जाए तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय मोल और ये इसके ऊपर आ जाएगा तो डीएम क्यूब में लगाऊंगा। सही है, इस तरह लगाऊंगा। फिर यहाँ पे भी 1 है तो ऊपर जाएगा, तो जिसका प्लस माइनस करो, जिसका माइनस प्लस करो, ये यूनिट आएगा। आसान है, बोलो आसान है। अगर आप एग्जाम में पूछे कि राइट द यूनिट फॉर दिस रिएक्शन तो सिर्फ यूनिट लिखो, केसी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि इसके लिए केसी का वैल्यू लिखो तो सिर्फ केसी का वैल्यू लिखो। केसी का वैल्यू किस तरह इसके लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू SO3 और कितना है 2 है डिवाइड बाय SO2 2 है इनटू O2 1 है, ये लिखो बस, यूनिट लिखने की भी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।